दोस्तों नमस्कार। आज एन एच पी सी फरीदाबाद हरियाणा की तरफ से टेक्निकल पोस्ट हैं और एक नॉन टेक पोस्ट है, दैट इज़ सीनियर अकाउंटेंट। बाकी सब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हैं। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। सारी ब्रांचों की है। पे स्किल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और मैं इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भेजता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा पूरा भर चुका है, इसलिए उसकी लिंक नहीं देता हूं। उसमें जो स्ट्रेंथ रहती है एज पर द गाइडलाइन वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये वैकेंसी एनएचपीसी फरीदाबाद हरियाणा की तरफ से है। तो आपकी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट फरीदाबाद में रहेगी, लेकिन एनएचपीसी की जैसे राजस्थान में हमारे कोटा है और साउथ में भी है इसके ऑफिस, यूपी में भी हैं, और तो वहाँ पे भी आप बाद में अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो बाद में एलिजिबल भी हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग में आपकी लोकेशन फरीदाबाद दे रखी है इसकी। ये कंपनी के बारे में कुछ है कि ये कंपनी है कि क्या काम करती है, भारत की मिनी रत्न है, महारत्न है, नवरत्न है, कितना टर्नओवर है, बीएसई एनएसई में लिस्टेड है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन कंपनी का दे रखा है। एनएचपीसी रेपुटेड कंपनी है। एनएचपीसी तो वैसे ही इसके शेयर काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं। इसमें जो पहली वैकेंसी है वो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर E1, मतलब ये एक तरीके से आप समझ लो IN जो होता है AE जेई से ऊपर उसके लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड में आती है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर। इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी वो 30 रहेगी, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे उस तक की। ठीक है, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट लास्ट में बता दूंगा, पीछे लास्ट के पेज में इसमें दे रखी है। इसमें एक वैकेंसी SC की है, एक ST की है, और ये दोनों बैकलॉग की वैकेंसी हैं, और 3 हैं OBC की। तो ये जो बैकलॉग का सिस्टम होता है ना, एक्चुअली ये पहले जब वैकेंसी आई होंगी तो इनमें इनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, इसलिए इन्होंने बैकलॉग में रख दी। और बैकलॉग का नियम होता है कि जिस रिजर्व कैटेगरी में वो वैकेंसी बैकलॉग रही थी अगली बार उसी में निकालेंगे, और अगली बार से फिर शायद कुछ ऐसा नियम होता है कि अगली बार भी फिल ना हो तो फिर उनको अनरिजर्व में डाल देते हैं फिर वो जब फ्रेश रिक्रूटमेंट आएंगी। तो इसमें 1+1+3 तो है बैकलॉग, और जो फ्रेश वैकेंसी हैं वो एक अनरिजर्व, एक EWS की और 5 अनरिजर्व की हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो मास्टर डिग्री, जैसे कभी आपको सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, राजभाषा अधिकारी, इन सब की आएगी तो आपको मास्टर डिग्री में एज ए हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। यही अगर जूनियर राजभाषा अधिकारी या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या अनुवादक की वैकेंसी जूनियर वाली आती हैं तो आपको बैचलर डिग्री में या तो हिंदी या इंग्लिश ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा असेंशियल है, ये डिजायरेबल नहीं है, असेंशियल में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें आपका बेसिक पे 27,000 से ऊपर होना चाहिए। जैसे यूडीसी से जस्ट ऊपर, यूडीसी पे आप लगोगे तो आपका 3 साल के बाद 27,000 से ऊपर बेसिक पे हो ही जाता है। तो लेवल 4 से ऊपर की, या फिर किसी PSU में काम करें तो उसमें आपका बेसिक पे 27,000 से ऊपर वाले स्केल में होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर सिविल में जो वैकेंसी है उसमें भी अच्छी वैकेंसी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बनेगा। S1 कैटेगरी में आती है, 29,600 इसकी सैलरी है। तो इसमें क्या है ना, इनका बेसिक पे तो कम रहता है, लेकिन इनका जो DA है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अभी DA 55% और 58%, अब 3% और बढ़ जाएगा तो ऐसे करके चलता है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें DA 100% तक चलता है, तो आपकी सैलरी जो बेसिक पे है उसकी कम से कम 3 गुना तक मिलती है आपको। इसमें टोटल 109 वैकेंसी हैं, जिनमें से बैकलॉग की 3 SC और SC और ST और OBC ये सब दे रखी हैं। उसके बाद करंट वैकेंसी दे रखी हैं। करंट वैकेंसी में SC ST OBC EWS और अनरिजर्व दे रखा है। इसमें इन्होंने देखो, जैसे टेक्निकल की वैकेंसी NHPC, ISRO, DRDO और BARC, इन चारों में जब आती हैं, और कई बार इसमें हेल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, इनमें क्या होता है, बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं बशर्ते उनकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे आपने अगर डायरेक्ट बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपने डिप्लोमा करके बीटेक करा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आपने जो डिप्लोमा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी ना मिनिमम 3 साल की, वो क्लियर कर चुके हो। तो लेटरल एंट्री के बाद बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन डायरेक्ट बीटेक कर रखा है विदाउट डिप्लोमा तो आप एलिजिबल नहीं है। तो फॉर्म मत भरना, आप बाद में डिवाइड कर दिए जाओगे। इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अच्छी वैकेंसी है। तो सिविल वाले भाई बंधु से रिक्वेस्ट है फॉर्म को भर दें, और बहुत बढ़िया, ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता इनका, तो तैयारी करके इसका एग्जाम जरूर दें। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है 46 कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन लास्ट टेबल में दे रखा है। इसमें इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसियों पे इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल पेरेंट्स ब्रांच है तो उसकी जो
चिल्ड्रन ब्रांच है उसको अपन ट्रिपल ही मान सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ट्रिपल ही करके ब्रांच होती है वो, या फिर पावर सिस्टम या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें ईसी वाले और टेलीकम्युनिकेशन वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज क्राइटेरिया वो सेम टू सेम है, इन्होंने लिख भी रखा है देखो, हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक बीई बीटेक विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज द फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउ। मतलब आपने अगर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रही तो आप बीटेक वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। सेम रूल इसरो का होता है जूनियर इंजीनियर पे, और टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की वैकेंसी होती है वहाँ पे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो वहाँ पे ग्रेड पे चलते हैं। ठीक है, ये जूनियर सेम टू सेम मैकेनिकल की है, वही आपको मैकेनिकल में डिग्री चाहिए, और ऑटोमेशन में भी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। टोटल इसमें 49 वैकेंसी हैं, बैकलॉग प्लस करंट दोनों मिला के। अब आ गए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी टोटल 17 है, उनमें से एक बैकलॉग है। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चिल्ड्रन ब्रांच एलिजिबल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो ही गई, ईसी के बाद जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है, पावर में कर रखा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में कर रखा है, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ईआईसी और आईईसी दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें सब एलिजिबल रहेंगे। ब्रांचेज मेंशन अबव आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिसिप्लिन। ये सेम वही रहता है जो गेट में जो लाइट ब्रांचेज होती हैं वही वाला। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर की वैकेंसी है एक। इसमें सुपरवाइजर में क्या है, ग्रेजुएशन विद डोका। डोका निलेट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, डीओई डोका करके एक तरीके का ये कंप्यूटर लेवल का एक सर्टिफिकेट होता है प्रोग्रामिंग का, डिप्लोमा टाइप का 1 साल का, तो वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रखा है, वो एलिजिबल है। चौथा, अगर आपने बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में कर रखा है वो भी एलिजिबल है। इसमें ऐसा नहीं रहता है कि आप अदर ब्रांच भर सकें, इसमें एक वैकेंसी है। इसके बाद सीनियर अकाउंटेंट में 10 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, पे स्केल भी वही जूनियर इंजीनियर के बराबर है। इसमें आप सीनियर इंटर सीए या फिर सीएमए पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर, वो थी हिंदी राजभाषा अधिकारी की जो ग्रेड पे हाई था उसका। तो इवन स्किल में आते हैं 40,000 बेसिक पे वाले, उनकी 1 लाख से ऊपर सैलरी बनती है। इसमें आपकी सैलरी बनेगी 60-70 हज़ार, 70 प्लस हो ही जाएगी 27,000 पे। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लास्ट, आपको हिंदी वाले में आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 1 ईयर, फिर या फिर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड टीचिंग इन हिंदी इन सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट में, या फिर डिप्लोमा डिग्री इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी में आपने जॉब कर रखी हो तो उसमें एलिजिबल रहेंगे आप। 3 वैकेंसी हैं। ये तो हो गई इनकी वैकेंसी की डिटेल। उसके बाद ये कुछ एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है इनकी, अपन को कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। सीधे अपन चलते हैं एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस इसकी जो रहेगी वो आपकी 600 रुपये रहेगी। टोटल टैक्स वैक्स मिला के 708 रुपये है। उसके बाद फॉर्म को भरने के तरीके, ये जो दे रखा रहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इतने नंबर आएंगे आपको आपकी कैटेगरीज में, तो आपकी कॉपी इवैल्यूएट होगी, ना कि सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये टेस्ट सेंटर होंगे, यहाँ पे टेस्ट सेंटर है। मेन सिटियों में टेस्ट सेंटर इन्होंने डाल रखे हैं, जैसे राजस्थान वालों के लिए जयपुर में है, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली में है, और उधर अहमदाबाद है, इधर यूपी वालों के लिए लखनऊ है, और साउथ वालों के लिए चेन्नई है, हैदराबाद है, उधर नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, गंगटोक, सिक्किम, देहरादून, सब के लिए अपने अपने एरियाज़ में सेंटर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सबका एग्ज़ाम पैटर्न यही रहेगा। जैसे आप टेक्निकल में जेई भरा है सिविल का, तो आपके 100-200 क्वेश्चन में से 140 तो आएंगे सिविल के क्वेश्चन, और ज़्यादा हार्ड नहीं आते गेट लेवल के। आप आरआरबी जेई, रेलवे जेई या फिर इसरो के जो टेक्नीशियन वगैरह का एग्जाम होता है ना, उस लेवल का आप पेपर करके जाओगे, यूपीपीसीएल और राजस्थान जेई वगैरह के, तो आप आराम से फोड़ दोगे इस एग्जाम को। उसके बाद 30 नंबर का आएगा आपको जीके, जिसमें सब करंट अफेयर, प्लॉट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके सब आ जाएगा। और 30 नंबर के रहेंगे रीजनिंग के, मैथ नहीं आएगी इसमें। ये रहेगा सबका जूनियर इंजीनियर का। इसके बाद आपका रहेगा हिंदी ट्रांसलेटर का और राज्य भाषा अधिकारी का। 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब हिंदी के, तो आप हिंदी में आ जाएंगे। और फिर वही इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 200 थे, इसमें 100 रहेंगे। 30 जनरल के एजिटेज रहेंगे जीके के, 30 रीजनिंग के एजिटेज रहेंगे। वहाँ पे 140 की जगह 40 रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपको 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। उसके बाद इसमें लास्ट डेट देख लेते हैं फॉर्म की, ये हिंदी में दे रखा है बाद में, तो इनको आपकी डेट ऑफ ओपनिंग हो जाएगी वो 2 तारीख से चालू हो जाएंगे फॉर्म, 2 सितंबर से, और 1 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। टाइम पे फॉर्म भर दें।
और इनके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। एनएचपीसी का तो मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली एनएचपीसी बहुत जल्दी एग्जाम कराता है, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा आपको। अच्छी जॉब है, ठीक ठाक जॉब है। आप एक ग्रुप बी टाइप कैडर में घुस जाओगे, बढ़िया पोस्ट पे से रिटायर हो जाओगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें मैं सारी पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ। वीडियो तो 10-15 पीडीएफ आती है मेरे पास, और साइट से मैं डाउनलोड करता हूँ विभिन्न साइटों से। तो उसमें से एक पीडीएफ का मैं वीडियो बनाता हूँ जो मेरे को ठीक ठाक लगती है कि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है। बाकी सब मैं पीडीएफ ही पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग यू।